भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों का पुराना इतिहास है जो आज़ादी के बाद से ही चलता आ रहा है। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर हमेशा बात होती रही है और लोकसभा चुनाव के बीच पीओके का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। भारत में लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। एक तरफ अमित शाह पीओके पर अपनी बात रख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार भी बौखलाई हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अब ऐसे में सवाल आते हैं कि चुनाव के बीच क्यों उठा पीओके का मुद्दा, क्यों और कौन कर रहा है पीओके में प्रोटेस्ट, क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगें, पीओके बनने की पूरी कहानी क्या है। इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो स्विच के पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। पीओके वो हिस्सा है जिसे भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। इस बात का दावा मोदी सरकार की तरफ से लगातार किया जाता रहा है। अब अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के बीच एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि पीओके हमारा है और हमारा होकर ही रहेगा, इसे हम भारत में मिलाएंगे। कई मौकों पर मोदी सरकार के बड़े मंत्री इस बात को दोहराते रहे हैं कि पीओके की एक एक इंच जमीन भारत की है, इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, हमें उससे संभल कर रहना चाहिए। कुछ इसी तरह का कमेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी किया था। इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दे क्योंकि उनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीओके की बात मत करो क्योंकि उनके पास एटम बम है। क्या 130 करोड़ जनता वाला मजबूत देश एटम बम के डर से अपने भूभाग को जाने दे? तो पक्ष और विपक्ष की तरफ से यह बयानबाजी का दौर तो जारी है, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये सब बयानबाजी तब हो रही है जब भारत में लोकसभा चुनाव जारी है। सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि पीओके में प्रोटेस्ट भी एक अहम मुद्दा है। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसे कौन करा रहा है, वो भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से में पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। पीओके में जनता पाकिस्तान से आज़ादी की मांग तक कर रही है। इस विवाद में पाकिस्तान की पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। ये विरोध प्रदर्शन JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर के तले हो रहा है। इस प्रदर्शन के बीच मीरपुर के SSP कामरान अली ने डॉन मीडिया, जो कि पाकिस्तान की मीडिया हाउस है, उसको बताया कि इसमें पाकिस्तानी पुलिस के SI अदनान कुरैशी की मौत भी हुई है। प्रोटेस्ट कर रहे कई लोग इस झड़प में घायल भी हुए हैं। इस प्रोटेस्ट का मुख्य कारण बढ़ती हुई महंगाई बताई जा रही है। पीओके के स्थानीय नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार पीओके के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, गेहूं और आटे पर सब्सिडी खत्म की जा रही है। टैक्स और बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर पीओके की जनता काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रही है और सड़कों पर उतर चुकी है। इन मुद्दों में बिजली का भी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सामने आ रहा है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, पीओके के स्थानीय लोगों का दावा है कि वहां रह रहे अमीर और ताकतवर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन गरीबों को 18 से 20 घंटे की बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। पीओके के एक्टिविस्ट लोगों का यह भी दावा है कि बिजली कटौती के बावजूद यहाँ की गरीब जनता को भारी बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि पीओके में मंगला डैम से जो बिजली पैदा हो रही है उसमें पीओके की जरूरत की 30% बिजली स्थानीय लोगों तक ही पहुंच पा रही है। बाकी की बिजली का जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास चला जाता है। इसके अलावा पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात भी खराब हैं। ना ढंग के स्कूल हैं, ना अस्पताल है और ना ही अच्छी सड़कें हैं और ना ही पुल हैं। जो भी सुविधाएं यहाँ पर हैं उसको पाकिस्तान के सैनिक ही इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप ये भी है कि पाकिस्तान के लिए पीओके मात्र एक जमीन का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होने के बावजूद पीओके के लोगों को इसकी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। जनता कहती है कि आतंकियों के लिए पीओके ठिकाना बना हुआ है। यहाँ के लोगों को आतंकी गतिविधियों में अपनी जान तक गंवानी पड़ती है और इसके लिए उनको कोई भी मुआवजा तक नहीं मिलता है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से।
वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि पाकिस्तान यानी कि पीओके को आज़ाद कश्मीर कहता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है और राष्ट्रपति भी। चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री हैं। पीओके की जनता इनको पाकिस्तान सरकार की कठपुतली तक कहती है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सब्सिडी पैकेज को मंजूरी तक दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने इस इलाके की मदद के लिए 23 अरब रुपए आवंटित करने के लिए मंजूरी दी है, लेकिन अभी भी हालात काबू में नजर यहां पर नहीं आ रहे हैं। हम और आप लगातार पीओके के बारे में सुनते आ रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बनने की कहानी शायद मालूम होगी, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आजकल नेता कई तरह के बयान देते हैं, उसमें कई लोगों के नाम भी वो शामिल करते हैं कि पीओके उनकी वजह से बना, उनकी गलतियों की वजह से बना। इनमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह, आज़ादी के बाद सेना की कमान संभाल रहे ब्रिटिश अफसर जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर जैसे नाम शामिल होते हैं। इस कहानी को और डिटेल में समझा जाए उससे पहले जम्मू कश्मीर और विवादित जमीन के बारे में आपको यहाँ पर बता देते हैं। पीओके मूल रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान जिसे आज़ाद कश्मीर कहता है वो हिस्सा जम्मू कश्मीर की सरहद से जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है वो लद्दाख की भी सीमा से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ कश्मीर के उत्तरी हिस्से से लगा हुआ बिल्कुल यहाँ पर दिखता है। पीओके का पूरा हिस्सा 90,972 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें पाकिस्तान के हिसाब से आज़ाद कश्मीर वाला इलाका 13,927 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका 72,495 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब इसके इतिहास में आपको लेकर चलते हैं। भारत आज़ाद होता है साल 1947 में। इसके साथ ही देश दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त करीब 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें भी भारत में हुआ करती थीं, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जो किसी भी देश में नहीं जाना चाहती थी, ना पाकिस्तान में ना कि भारत में। उसमें से एक रियासत थी जम्मू कश्मीर की रियासत, जो कि महाराजा हरि सिंह के पास थी। राजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को आज़ाद रखने का फैसला लिया था, लेकिन जब बंटवारा हुआ था तभी से पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर पर बनी हुई थी। भारत की आजादी के कुछ महीने यानी कि अक्टूबर में पाकिस्तान की तरफ से हजारों की संख्या में कबायलियों से भरे ट्रक जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। बताया जाता है कि प्लान पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने का था। इन कबायली लोगों को पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना का साथ मिला हुआ था। दिन गुजरते जा रहे थे और कब्जे वाला इलाका बढ़ता जा रहा था। इसलिए अंत में राजा हरि सिंह जब इसे काबू में नहीं ला सके तो भारत से मदद मांगने के लिए वो पहुंच जाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय करने के बात होती है जम्मू कश्मीर की, और राजा हरि सिंह साइन कर देते हैं उस ड्राफ्ट के ऊपर। उसके अगले ही दिन से भारतीय सेना मैदान में उतर जाती है। पाकिस्तानी सेना पर और कबायलियों को पीछे हटाने का जो काम था वो शुरू कर दिया जाता है। कई रिपोर्ट में इस बात का भी दावा मिलता है कि उस वक्त कोई भारतीय नहीं था जो सेना की कमान संभाल सके, इसलिए आज़ादी के बाद इसकी जिम्मेदारी एक ब्रिटिश अफसर को दी जाती है जिसका नाम था जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट राय बुचर। बुचर ही वो व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि और इस बात की जानकारी दी कि कश्मीर में भारतीय सैनिक थक चुके हैं और ऐसी स्थिति में कोई बड़ी सैनिक कार्रवाई वहां पर कर पाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी बताया कि जूनियर अफसरों में बुनियादी ट्रेनिंग जो थी वहां पर उसकी भी कमी दिख रही है और इस हालात से जूझने का उनके पास तजुर्बा भी नहीं है। सैनिकों को इस वक्त ट्रेनिंग और छुट्टी की सख्त जरूरत पड़ रही है ताकि उनकी स्किल बढ़े और वो तरोताज़ा होकर वापस लौट सके। खैर, इन सब बातों के बीच बताया जाता है कि तब माउंटबेटन की तरफ से भारत पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था। इसके बाद इस मुद्दे को साल 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाते हैं। यूएन यानी कि जिससे कि हमने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्ताव लाए जाते हैं और पास होते हैं। पहला प्रस्ताव नंबर 38 लाया जाता है। इसमें दोनों पक्षों में स्थिति सामान्य रखने की बात कही जाती है। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 लाया जाता है। इसमें तय होता है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होगा और जो तीसरा सदस्य होगा वो दोनों देश मिलकर तय करेंगे कि वो कौन होगा। इसके बाद 21 अप्रैल 1948 को 47 नंबर का प्रस्ताव पास किया जाता है। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनती है, लेकिन इस बात की शर्त रखी जाती है कि पाकिस्तान से आए कबायली वापस जाएंगे।
3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया जाता है। इसमें यह तय होता है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन को दोनों देशों में भेजा जाएगा। ये सब होने के बाद दिसंबर में कमीशन अपनी रिपोर्ट इसी साल दिसंबर में सौंप देता है और इसमें जनमत संग्रह और सीजफायर की बात शामिल की जाती है। लेकिन सीजफायर तो हुआ, पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। यूएन की मध्यस्थता के बाद भी ये तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था वही हिस्सा भारत के पास रहेगा। जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे आज अब पीओके के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तान के पास ही चला गया। अब ये जो पूरा मुद्दा है पीओके का, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा डिटेल में कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिससे आप समझना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।